सर से लेकर पांव तक भ्रष्टाचार में डूबे हमारे समाज में अक्सर ये प्रश्न घूमता रहता है कि भ्रष्टाचार में अव्वल कौन। जाहिर है सबसे पहला नाम पुलिस विभाग का आता है, क्योंकि सबसे नजदीक सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी सबसे ज्यादा शोषणकर्ता पुलिस वाले ही दिखाई देते हैं, क्योंकि उनके हाथ में डंडा होता है, उनके हाथ में बंदूक होती है। इसके बाद भ्रष्ट राजनेता, उसके बाद डॉक्टर और वकील भी इसी लाइन में खड़े नजर आते हैं। हालांकि जहां तक वकील का मामला है, वकील कचहरी का सबसे ज्यादा ईमानदार और सबसे ज्यादा कमजोर प्राणी होता है, जो भ्रष्ट न्यायपालिका के सामने नतमस्तक होने के लिए मजबूर होता है। यानी कि आप समझ गए हैं, भ्रष्टाचार में अगर देखा जाए तो नंबर एक पर आज भारत न्यायपालिका आती है। आज भारत की न्यायपालिका भ्रष्टाचार की गंगोत्री है, भ्रष्टाचार की जननी है। लेकिन ये बात आप बोल नहीं सकते। बोल इसलिए नहीं सकते क्योंकि न्यायपालिका के पास एक टेप है जिसका नाम है कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट, जो उन्होंने आपके मुंह पर चिपकाया हुआ है। अंग्रेजों के दौर में शोषणात्मक रवैये से जन्मी आजाद भारत में खूब पली बड़ी न्यायपालिका आज भारत के लोगों के लिए सबसे बड़ा अन्याय का कारण बनकर रह गई है। यदि कोई व्यक्ति न्यायालय के फेर में फंस जाता है तो 20-25 साल तक वह इंसाफ के लिए भटकता है, और इंसाफ के लिए भटकते भटकते इंसाफ चाहने वाले की या तो मृत्यु हो जाती है, बूढ़ा हो जाता है। 20-25 साल के बाद जब उसकी मृत्यु हो जाती है, बूढ़ा हो जाता है, तब उसको बाइज्जत बरी करने का फैसला सुनाने पर इस न्यायपालिका को, इस सिस्टम को जरा सी भी शर्म नहीं आती। जितनी बड़ी अदालत उतना बड़ा अन्याय समाज के साथ हो रहा है। सैकड़ों उदाहरण हैं, दो उदाहरण मैं आपको दूंगा। सुप्रीम कोर्ट के एक ही दिन में दो निर्णय आते हैं। पहला निर्णय केंद्र सरकार में बने मंत्री टैनी के संबंध में था, जिसने किसानों को पर गाड़ी चढ़ा दी थी। हत्या का मामला उसके खिलाफ चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने सरकारी वकील से पूछा कि ट्रायल पूरा होने में कितना समय लगेगा। ये वही सवाल था जो लग रहा था कि पहले से लिखा हुआ था, और सरकारी वकील को इसका जवाब पहले से दे दिया गया था। सरकारी वकील ने वही जवाब दिया कि सर 9 साल। क्या ट्रायल पूरा होने में 9 साल लगते हैं? सरकारी वकील का जवाब था कि 9 साल। सुप्रीम कोर्ट का जवाब था, अच्छा 9 साल, कितने दिन तक आप इसे जेल में रखोगे? रिहा करो। चूंकि रिहा करना था, उसको जमानत दे दी गई। उसी दिन उसी संस्था में दूसरा प्रार्थना पत्र आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र कुमार जैन द्वारा दिया गया, जिनकी बेल एप्लीकेशन महीनों से धक्के खा रही थी। उन्होंने प्रार्थना पत्र ये दिया था कि उनकी बेल एप्लीकेशन पर जल्द सुनवाई कर ली जाए। जानते हैं क्या जवाब था? उसी उच्चतम न्यायालय का जवाब था, आपको क्या जल्दी पड़ी है, पड़े रहिए जेल में। इस तरह से अगर आप देखने के बाद भी सोच रहे हैं कि आपको यहां से न्याय मिलेगा, तो या तो आप बहुत नादान हैं या आप मूर्ख हैं। आपका मुकदमा सेशन कोर्ट में चलता है, फैसला उच्च न्यायालय में होता है कि आपको इंसाफ मिलना है या नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है? अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जज का अभी ताजा उदाहरण पढ़िए, जो उन्होंने एक फैसला करते हुए दिया। क्या कहा उन्होंने, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जज ने कहा कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश और जिला न्यायपालिका के न्यायाधीशों के बीच का रिश्ता निराशाजनक एक सामंत और दास के बीच के जैसा है। यह रिश्ता पारस्परिक सम्मान पर आधारित नहीं होता, बल्कि चापलूसी पर आधारित होता है। उन्होंने कहा कि जिला न्यायाधीश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का अभिवादन करते हैं तो उनकी शारीरिक भाषा इतनी विनम्र होती है कि वह गिड़गिड़ाने से कम नहीं होती। ऐसा लगता है जैसे जिला जज के कमर में रीढ़ की हड्डी है ही नहीं। औपनिवेशिक पतन को कायम रखने और अधिकार की भावना को मजबूत करने वाला उन्होंने यह रिश्ता बताया। यही नहीं, उन्होंने कहा कि न्यायाधीशों को उस न्यायालय में रजिस्ट्री में प्रतिनियुक्त किया जाता है तो उन्हें तो बैठने के लिए कुर्सी नहीं दी जाती। ऐसे लोग सेशन कोर्ट में जाकर क्या न्याय करेंगे? आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि जिला अदालतें, जिनसे लोग कप कपाते हैं, उनके रुतबे से, उनके अधिकारों को देखकर वो न्याय नहीं कर सकते? वो आपके साथ अन्याय कर रहे हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं चापलूस हैं। उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश के जज का बता रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, उसने कहा कि व्यापक भय न्याय की बुनियाद को कमजोर करती है, जिसके कारण न्यायिक वातावरण ऐसा बन जाता है कि जहां उचित मामलों में जमानत देने से इनकार कर दिया जाता है, पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में दोष सिद्ध दर्ज कर दी जाती है, तथा उच्च न्यायाधीश उच्च न्यायपालिका के कोप भाजन से बचने के लिए आरोपियों को बरी करने से बचते हैं। न्यायाधीश, जज, हाई कोर्ट उनसे सवाल न पूछ ले, उससे बचने के लिए दोषियों को, निर्दोषों को दोषी करार दे देते हैं।
ये यहाँ की न्यायिक व्यवस्था है। अभी ये मामला शांत नहीं हुआ था। हाल ही में एक और खबर आई कि मध्य प्रदेश की एक महिला जज ने शोषण से तंग आकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया। देखिए जज बनना कितना मुश्किल होता है और किन परिस्थितियों में उस महिला जज ने इस्तीफा दिया होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। और शोषण किसने किया? जिसको हाई कोर्ट एलिवेट किया गया उस व्यक्ति ने शोषण किया, उस जज ने शोषण किया। द प्रिंट में छपी है जिसके हवाले से बता रहा हूं। प्रिंट ने उस महिला के दिए गए रेजिग्नेशन को कोट किया है। उसमें न्यायिक अधिकारी अदिति गजेंद्र शर्मा ने इस्तीफे में क्या कहा, सुनिएगा। विश्वासघात के दर्द के साथ यह पत्र लिख रही हूं। क्या लिख रही हैं? किसी अपराधी या आरोपी के हाथों नहीं, बल्कि उसी व्यवस्था के हाथों जिसकी सेवा करने की मैंने शपथ ली थी। न्यायिक अधिकारी ने आरोप लगाया कि एक महिला न्यायाधीश होने के नाते उन्हें निरंतर उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। उन्होंने एक वरिष्ठ न्यायाधीश के खिलाफ बोलने का साहस किया था, जो गैर जवाबदेह शक्तियों का इस्तेमाल कर रहे थे। पत्र में उन्होंने आगे लिखा, प्रिंट के अनुसार क्या लिखा? न्यायिक अधिकारी ने, इस महिला अधिकारी ने हर वैध रास्ता अपनाया। ऐसा नहीं कि उसने एकदम रेजिग्नेशन दे दिया, पहले हर वैध रास्ता अपनाया। क्या वैध रास्ता अपनाया? उसने रजिस्ट्रार जनरल को पत्र लिखा, उसने उस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा, उसने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को पत्र लिखा, उसने राष्ट्रपति को पत्र लिखा। और क्या लिखती है महिला अधिकारी? लेकिन फैसला खामोश रहा। पत्र में उन्होंने लिखा है, वही न्यायपालिका जो पीठ से पारदर्शिता का उपदेश देती है, अपने ही सदनों में प्राकृतिक न्याय के मूल सिद्धांतों का पालन करने में विफल रही। वही संस्था जो कानून के समक्ष समानता का पाठ पढ़ाती है, उसने सत्य पर सत्ता का चयन किया, सत्य पर सत्या का चयन किया। जिसने मेरी पीड़ा को अंजाम दिया उससे सवाल नहीं किया, उसे पुरस्कृत किया गया, उसकी सिफारिश की गई, उसे ऊंचा दर्जा दिया गया। समन के बजाय उसे एक पद दिया गया। जिस व्यक्ति पर मैंने हल्के में नहीं, गुमनाम रूप से नहीं, बल्कि दस्तावेजी तथ्यों के और अदम्य साहस के साथ आरोप लगाए, जो केवल घायल महिला कर सकती है, उससे समन जारी करने के लिए स्पष्टीकरण तक नहीं मांगा गया। कोई पूछताछ, कोई नोटिस नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कोई जवाबदेही नहीं। अब इसे न्याय कहा जाता है तो इस शब्द पर एक क्रूर मजाक है। उन्होंने न्याय को एक क्रूर मजाक कहा। ध्यान से सुनिएगा के बाद पत्र में उन्होंने कथित तौर पर यह भी कहा कि न्याय के अधिकारी संस्था से बिना किसी पदक बल्कि एक कड़वी सच्चाई के साथ विदा लेती हैं। और सच्चाई क्या है? वो सच्चाई उन्होंने लिखी है, न्यायपालिका ने न केवल उसे बल्कि खुद को भी विफल कर दिया है। आखिरी लाइन पर ध्यान दीजिए कि न्यायपालिका ने खुद को भी विफल कर दिया है। यही बात तो वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने अपने इंटरव्यू में हाल ही में कही थी। उसने कहा था कि पिछले 10 सालों में न्यायपालिका विफल हो गई है। केवल 10 साल का प्रयोग गलत किया, चूंकि ये मामला पॉलिटिकल बना दिया उन्होंने। लेकिन सच्चाई यह है कि आज के दौर में न्यायपालिका पूरी तरह से विफल हो चुकी है। ये भारत के लोगों का शोषण का एक तरीका बन चुकी है, जरिया बन चुकी है। करोड़ों करोड़ों लोग अपने काम धंधे छोड़कर अदालतों में खड़े रहते हैं, वहां उनको कोई न्याय नहीं मिलने वाला। उससे अच्छी थानों की व्यवस्था है। थानों का शोषण एक दिन का होता है, 2 दिन का होता है, लेकिन 20-20 साल पूरी पूरी जिंदगी लोगों का शोषण कर रहे हैं। ऐसी न्याय व्यवस्था अब नहीं चाहिए। आप नहीं बोलेंगे, आज नहीं बोलेंगे तो कल परसों जरूर बोलेंगे। और मैं लिख कर देकर जाता हूं, कल हम रहें ना रहें, लेकिन इसके खिलाफ जरूर बोला जाएगा। इस व्यवस्था को बदलना होगा। ये व्यवस्था लोगों को बर्बाद कर रही है। कॉलेजियम की सिफारिशों की वजह से चापलूसी का एक माहौल बना हुआ है। चापलूसों की एक जमात है जिन्हें हम न्यायाधीश कहते हैं। ऐसे न्यायाधीश इस देश को, इस समाज को नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, कतई नहीं चाहिए। जो बेगुनाहों के साथ इंसाफ नहीं कर सकती, जो गुनाहगारों को रिहा कर देती है, ऐसे न्यायाधीश, ऐसी न्याय व्यवस्था इस देश को कतई नहीं चाहिए।